जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के बार बार पूछे जाने वाले यानी कि मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं हम सभी क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है बेतस्ता का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों बेतस्ता का जो युद्ध है ये राजा पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था। हम सभी इंपोर्टेंट फैक्टों को देख लेते हैं। तो जो बेतस्ता का युद्ध है ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध को हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। चूंकि ये युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था इसलिए इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है और इसको बेतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। बेतस्ता का युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेतस्ता झेलम नदी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो झेलम का युद्ध कहा जाता है और उसको बेतस्ता का युद्ध भी कहा जाता है और इसको हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, ये 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किस किस के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ये पंजाब के राजा पोरस और यूनान के राजा सिकंदर के बीच में हुआ था और इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हरा दिया था। ठीक है, नंबर सेकंड क्वेश्चन है पिंडारी युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो पिंडारी का युद्ध है इसको तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है ये 1817 से 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी और इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का पतन हो गया था। पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हो गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, और इस युद्ध को पिंडारी का युद्ध भी कहा जाता है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है। तो मराठा मैकियावेली नाना फड़नवीस को कहा जाता है। ठीक है, अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए नाना फड़नवीस बहुत ही प्रसिद्ध थे, इसलिए इनको मराठा मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा करी गई? तो 103वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2019 में। बताइए 1911 के पहले भारत की राजधानी क्या थी? कलकत्ता थी। तो ब्रिटिश राज के दौरान 1911 तक कलकत्ता भारत की राजधानी थी। फिर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 11 दिसंबर 1911 को की गई थी। ठीक है, बताइए प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। इनका कार्यकाल 2009 से 2014 तक रहा। और पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनको शॉर्ट में जीबी मावलंकर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसके द्वारा करी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई को कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं श्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाड़े के बीच में कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर ये चली थी और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। और किसके शासनकाल में चलाई गई थी भारत की पहली रेलगाड़ी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन ना बनाकर मैंने एक ही क्वेश्चन बना दिया। और याद रखना दोस्तों इन क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब बताइए कि विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 27 सितंबर 1825 को चली थी। और विश्व की पहली रेलगाड़ी ये भाप इंजन की सहायता से चलाई गई थी। कहां से कहां तक? तो लंदन के डार्लिंगटन से स्कोनटक तक चलाई गई थी। समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ताइवान। किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो कहा जाता है? तो कंचनजंगा को कहा जाता है 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना के पहले सेना अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल के एम करियप्पा। सल्तनत काल में
दार उल सफा। क्या होता था? तो चिकित्सालय को कहते थे दार उल सफा। दीवान ए अमीर कोसी नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था, किसने स्थापित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था, अकबर ने। सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो अहमदनगर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होता है। ठीक है, जो हमारा सूर्य है ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में होगा तो ज्वार जो है ये सबसे ऊंचा होता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटे आते हैं। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने करी थी? तो भारत आने वाले सागरीय मार्ग या फिर समुद्री मार्ग की खोज करी थी वास्को डी गामा ने। 1492 ईस्वी में किसने अमेरिका की खोज करी थी? तो अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने। ठीक है, वास्को डी गामा और कोलंबस दोनों के नाम याद रखना है। बताइए औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी और ये सिखों के 9वें नंबर के गुरु थे। किसके शासन काल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाजी बाजीराव। किस मराठा पेशवा को मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूं। नाना फडणवीस को अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण मराठा मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य के लिए। और हम बात करें कि ये निकोला मैकियावेली कौन था? तो इटली का एक राजनीतिक दार्शनिक था निकोला मैकियावेली। ओके, और इनकी एक रचना है निकोला मैकियावेली की दी प्रिंस। किसकी रचना है? निकोला मैकियावेली की रचना है। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी एक कैदी ने। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो जो हड़प्पा है ये अब पाकिस्तान के अंदर है। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने करी थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करी थी। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नाम का कर जो है ये मराठों के द्वारा लिया जाता था। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। और 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, और ये गांव वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। याद रखना, जो पोचमपल्ली गांव है ये वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। अब बताइए भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने करी थी? लॉर्ड मैकाले ने। और फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह के लिए। मिल्खा सिंह का निधन हो गया है जून 2021 में। और भाग मिल्खा भाग एक फिल्म आई थी, बहुत ही फेमस फिल्म। तो मिल्खा भाग फिल्म के डायरेक्टर कौन थे? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। ठीक है, और इस फिल्म में मिल्खा सिंह की भूमिका फरहान अख्तर ने निभाई थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? याद रखना, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। किसने कहा? तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी? लाहौर अधिवेशन में, और ये 1929 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, और रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। किस रचना के लिए? तो इनकी रचना थी गीतांजलि। गीतांजलि रचना के लिए दिया गया था। भारत की प्रथम महिला कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो मदर टेरेसा हैं। ठीक है, और मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। कब? 1979 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीबी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों की सदन किसके द्वारा बुलाए जाते हैं? सबसे पहले याद रखो, इनको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत में? तो अनुच्छेद
108 के तहत में। और संयुक्त जो बैठक बुलाई गई है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना, बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। देखो ये लिखा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है और अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। 1984 में अमृतसर के सिख मंदिर में सिख अलगाववादियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि 1998 में कारगिल युद्ध सेक्टर में घुसपैठियों को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और भारत के मध्य स्थित अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चाइना के मध्य मैकमोहन रेखा कब निर्धारित करी गई थी? तो 1904 में निर्धारित करी गई थी। और मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 890 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको शॉर्ट में LAC कहा जाता है। तो LAC किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और चाइना के बीच में। बताइए भारत द्वारा कब वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को स्वीकार किया गया था? 1993 में। चीन की भारत से कितनी सीमा लगती है? तो 3488 मीटर। भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ में सीमा लगाते हैं? तो भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ में सीमा लगाता है। कौन कौन से राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत उपमहाद्वीप और चाइना के मध्य जल विभाजक बनाती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? तो भारत 7 देशों के साथ में अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल देश की सीमा के साथ भारत के कितने राज्य लगते हैं? नेपाल के साथ में भारत के 4 राज्य लगते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ भारत की कितनी सीमा लगती है? तो 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो जो बिहार राज्य है ये नेपाल से सबसे ज़्यादा 726 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बताइए भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा 3 देशों से लगती है, पाकिस्तान से, चाइना से और अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, तो म्यांमार देश भारत से कितनी सीमा साझा करता है? 1641 किलोमीटर। म्यांमार देश से भारत के कितने राज्य लगते हैं? म्यांमार से 4 राज्य लगते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाती है? तो जो कलादान नदी है ये भारत और म्यांमार के मध्य में सीमा बनाती है। म्यांमार को भारत से कब अलग किया गया था? तो 1937 ईस्वी में अलग किया गया था। बताइए भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण कौन सी पर्वत श्रेणियां करती हैं? तो खासी, पटकोई और आराकान योमा पर्वत श्रेणियां जो हैं ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करती हैं। किस देश के साथ भारत सबसे कम स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ में भारत सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान देश की भारत से कितनी सीमा लगती है? तो भारत से केवल 106 किलोमीटर की सीमा लगती है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अफगानिस्तान से लगती है? तो लद्दाख की सीमा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डूरंग रेखा कब निर्धारित करी गई थी? तो 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित करी गई थी। अब बताइए भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो जो त्रिपुरा राज्य है ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच लगने वाली सीमा को क्या कहते हैं? शून्य सीमा रेखा कहते हैं। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। भारत और भूटान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से, सिक्किम, असम,
पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। भूटान देश भारत के किस राज्य से सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो असम राज्य से सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए। तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथिनाइक। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, बेकिंग पाउडर बनाने में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? टार्टरिक अम्ल का। खाना पकाने में कौन सा अम्ल उपयोगी होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सोना और चांदी के शुद्धिकरण में। नेक्स्ट है, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है? यदि आपके कपड़े में जंग के धब्बे लग जाएं तो ऑक्जेलिक अम्ल से आप हटा सकते हैं। रक्त का pH मान 7.4 होता है। लार का pH मान 6.5 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। और क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो ये नीले रंग में बदल देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल को मृदु बनाने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने और पेट्रोलियम साफ करने में किस क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। बताइए पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी समुद्री तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा है और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो भारत जो है ये एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहां पर? दक्षिणी भाग में। सर्वाधिक जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या और जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। छोटा अंडमान द्वीप से कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल या फिर जल संधि अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किन दो स्थलों को पृथक करता है? तो कवरत्ती और मिनिकॉय को अलग करता है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। वर्ष 1498 ईस्वी में किस पुर्तगाली अन्वेषक ने यूरोप से भारत के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करी थी? वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। बताइए वास्को डी गामा पहली बार भारत कब और किस स्थान पर पहुंचा? तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर यह पहुंचा और 17 मई 1498 ईस्वी में पहुंचा। वास्को डी गामा के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की यात्रा में किसने इसका सहयोग किया था? तो वास्को डी गामा का सहयोग किया था अब्दुल मनीद ने। केरल के कालीकट बंदरगाह पर किस राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो राजा जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। किस यूरोपियन समुदाय ने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा आया था। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीला जल योजना शुरू की थी? तो फ्रांसिस डी अल्मेडा ने नीला जल योजना को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर द्वारा किस किले या फिर दुर्ग का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट कोचीन में निर्माण करवाया गया था। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब से कब तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर रहा? तो 1509 से 1515 ईस्वी तक। नेक्स्ट वन की बात करें तो किस पुर्तगाली गवर्नर ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था 1510 में।
हिंदू महिलाओं से विवाह की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपनाई थी। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? पुर्तगालियों के साथ मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया? तो मसालों के व्यापार ने यूरोपियों को भारत में कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब की गई थी? 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस का सूत्रपात किस यूरोपीय शक्ति के आगमन से हुआ? पुर्तगालियों का भारत में गोवा, दमन और द्वीप पर कब तक कब्जा रहा? तो 1961 तक कब्जा रहा। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो गोवा मुक्ति आंदोलन। याद रखना, ये पुर्तगालियों को भगाने के लिए शुरू किया गया था। स्वयं को सागर का स्वामी कौन कहते थे? पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो बूर्धेर कहा जाता है। किस युद्ध में मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना ने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1508 ईस्वी में पराजित किया था? तो याद रखना दोस्तों, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को मिस्र, तुर्की और गुजरात की संयुक्त सेना ने पराजित किया था। किस युद्ध में? चोल के युद्ध में। कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। बंगाल के किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो बंगाल के हुबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1530 ईस्वी में गोवा को अपनी राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? नीनो डी कुन्हा था। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर नियंत्रण करके वहां पर कौन सा कर लागू किया था? तो पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कारतेन कर को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को मुंबई क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था। पुर्तगालियों के बाद कौन यूरोपियन भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे? पुर्तगालियों के बाद आते हैं डच। कौन सा पहला डच यात्री भारत के पूर्व में सुमात्रा पहुंचा था? तो कार्नेलियन हाउटमैन पहुंचा था 1556 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच किस देश के निवासियों को कहा जाता था? तो नीदरलैंड के निवासियों को। ठीक है। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1602 ईस्वी में। डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री कब और कहां स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में। और 1605 ईस्वी में डचों ने गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया था? 1639 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? तो चिनसुरा में। किस युद्ध में पराजित होने के बाद भारत से डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया? बेदरा का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद भारत से डचों का पतन हो गया। बेदरा का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो अंग्रेजों और डचों के मध्य में हुआ था 1759 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था। मुगल शासक जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो देखिए दोस्तों, मुगल दरबार में जाने वाला या फिर जहांगीर के दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, 1609 ईस्वी में गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? उस समय बादशाह था भारत का अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेड ड्रैगन जो है ये भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले का निर्माण करवाया था? तमिलनाडु में। किस मुगल शासक ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी?
जहांगीर ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को पट्टे पर किस वर्ष में प्राप्त किया था? तो 1639 ईस्वी में। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन थे। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो वाणिज्यिक बैंक जो है ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन था? तो स्वीडन का बैंक था स्वेरिजेस रिक्सबैंक। ठीक है, 1668 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत में। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो 200 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोग ने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की प्रस्तुति की थी? या फिर यह पूछा जाता है कि किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना करी गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? एल.के. ओझा थे। कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? आरबीआई की अनुमति के बिना कोई भी बैंक अपनी शाखा को ट्रांसफर नहीं कर सकता। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा। दोस्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, यदि आप इसी प्रकार से साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं या फिर करंट अफेयर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी दोनों ई बुक को बाय कर सकते हैं। साइंस और करंट अफेयर्स दोनों ई बुक का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आइए नेक्स्ट वन की बात करें। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1786 ईस्वी में करी गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना करी गई थी 1790 ईस्वी में। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? तो पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी। हम बात करें कि पीएनबी की स्थापना कब करी गई थी? 1894 ईस्वी में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 ईस्वी में। भागीरथी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलने पर गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती हैं। टेहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है टेहरी बांध। गंगा नदी किस स्थान पर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार में। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। और केदारनाथ धाम जो है ये मंदाक नदी के किनारे स्थित है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। और अब बताइए कि पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जो हमारा लीवर है यकृत ये प्रभावित होता है पीलिया रोग से। पित्तरस का श्रावण कहाँ से होता है? तो लीवर से ही पित्तरस का श्रावण होता है। पित्तरस कहाँ स्टोर होता है? तो पित्ताशय में स्टोर होता है। हेपेरिन प्रोटीन जो शरीर में रक्त जमने से रोकती है, इसका उत्पादन किसके द्वारा होता है? देखिए दोस्तों, जो हेपेरिन प्रोटीन है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी प्रोटीन होता है। जब हमारे बॉडी में हमारे शरीर में रक्त फ्लो हो रहा है तो यही प्रोटीन है जो कि रक्त को शरीर के अंदर नहीं जमने दे रहा है। ठीक है, और इसका उत्पादन यकृत के द्वारा किया जाता है। मृत लाल रक्त कणिकाओं को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों का पता किस अंग की जांच के द्वारा किया जाता है? तो यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर से हुई है, ठीक है, तो सबसे पहले लीवर की जांच करते हैं। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 जो है ये पित्त यानी कि वाइल का पीएच मान होता है। भोजन के माध्यम को क्षारीय किसके द्वारा किया जाता है? तो पित्त के द्वारा। विटामिन के एवं वसा में घुले विटामिनों के अवशोषण में क्या सहायक होता है? तो पित्त सहायक होता है। मानव शरीर की दूसरी
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज। मानव शरीर की कौन सी एक ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों का काम करती है? तो जो अग्नाशय है ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो अग्नाशय से ही होता है इंसुलिन हार्मोन का स्रावण। पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है? अग्नाशय को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों प्रकार के भोज्य पदार्थों को पचाने के एंजाइम किस रस में पाए जाते हैं? अग्नाशय रस में। इंसुलिन की खोज किसने करी थी? तो फ्रेडरिक बेंटिंग व चार्ल्स बेस्ट ने करी थी। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो अपने ब्लड में यदि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो क्या हो गया है? आपको डायबिटीज हो गया है यानी कि मधुमेह हो गया है। बताइए शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? यदि पैंक्रियाज आपका खराब हो जाए, ठीक है, तब भी मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाता है। इंसुलिन के अधिक श्रावण से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन के अधिक श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। जीभ के ऊपरी भाग पर बने अंकुर को क्या कहते हैं? तो जीभ के ऊपरी भाग पर जो अंकुर बने होते हैं उनको स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ के अग्रभाग से किसका स्वाद का ज्ञान होता है? तो जीभ का जो आगे का हिस्सा है उससे मीठे का स्वाद होता है। जीभ के जो पीछे का भाग होता है उससे कड़वेपन का स्वाद होता है। और दोस्तों जीभ के जो बगल वाला भाग है इससे खट्टेपन का स्वाद होता है। ठीक है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? जो हमारे दांत का एनिमल है, ये मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी, और दांतों की जो थेरेपी है ये कहलाती है रूट कैनल ट्रीटमेंट, इसको शॉर्ट में आरसीटी कहते हैं। दांतों में कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण दांतों में कठोरता होती है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। इंसीजर, कैनन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। दांतों की संख्या यदि पूछी जाए तो कितने दांत होते हैं? बच्चे को पता होगा, 32 दांत होते हैं मनुष्य में। कृदंत या फिर छेदक दांतों की संख्या कितनी है? इनको समझना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप समझो कि मनुष्य में जो कृदंत यानी कि इंसीदर दांत हैं ये 8 होते हैं। और हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा है इंसीजर। ठीक है, इंसीजर हमने पढ़ा है। ये जो आप 4 आगे के दांत देख पा रहे होंगे, 4 दांत, ये क्या है? इंसीजर है। ठीक है। तो 4 आगे के और 4 ऊपरी हिस्सा के, ठीक है, 4 निचले जबड़े के और 4 ऊपरी जबड़े के। तो इंसीजर दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। ठीक है। और हम बात करें कैनन की, तो जो कैनन है ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक ए है और दूसरा ये है। ठीक है। तो 2 निचले जबड़े में और 2 ऊपरी जबड़े में कितने हो जाते हैं? टोटल 4 हो जाते हैं। प्रीमोलर की बात करेंगे तो प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी है? 2 यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, मैं अलग कलर से डिफाइन कर देता हूं प्रीमोलर को। तो 2 यहां पर दिख रहे हैं, 2 यहां पर, यानी कि 4 निचले जबड़े में हैं तो 4 ऊपरी जबड़े में होंगे। टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। मोलर की हम बात करेंगे, ठीक है, मोलर की बात करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 निचले जबड़े में हैं तो 6 ऊपरी जबड़े में होंगे। टोटल कितने होंगे? प्रीमोलर 12 होंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मनुष्य में कितने दूध के दांत होते हैं? 20 दांत जो हैं ये दूध के होते हैं। दांत का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? डेंटाइन कहलाता है दांत का आंतरिक भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत की बाहरी परत इनेमल किससे मिलकर बनी होती है? सबसे कठोर परत होती है ये इनेमल पूरे बॉडी में। ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनती है। कौन से दांत भोजन को चीरने का काम करते हैं? इंसीजर चीरने का काम करते हैं। ठीक है। और बच्चों में कौन से प्रकार के दांत नहीं पाए जाते? यही इंसीजर दांत नहीं पाए जाते। किस खनिज की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं? फ्लोरीन की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं।
और दांत पीले भी किसकी कमी से होने लगते हैं? फ्लोरीन की कमी से ही पीले होने लगते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं? कुल 52 दांत निकलते हैं, याद रखना। दांत होते 32 हैं और पूरे जीवन काल में 52 दांत निकलते हैं, ठीक है। इनके बाद यदि आपका फिर दांत गिर जाता है तो फिर से नहीं निकलेगा, ठीक है, फिर से नहीं निकलेगा, आपको डुप्लीकेट ही लगवाना पड़ेगा। बताइए, फ्लोरोसिस रोग का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो दांत से है। किस स्तनधारी जीव में सर्वाधिक दांत पाए जाते हैं? तो जायंट आर्माडिलो में सबसे ज्यादा दांत पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार दांतों के मैल में कितने प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? तो जो दांतों में मैल होता है इसमें 300 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। किसको भारत कोकिला के उपनाम से जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू को ये भारत कोकिला नाम किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने नाम दिया। सरोजिनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी 1925 में। सन 1983 की विश्व वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? सबसे पहला वर्ल्ड कप हम कब जीते? 1983 में, ठीक है। और जो पहली वर्ल्ड कप विजेता टीम थी उसके कप्तान थे कपिल देव। क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन हैं? कपिल देव क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं। हम बात करें स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट यानी कि सीधे दिल से, किसकी आत्मकथा का नाम है? कपिल देव की आत्मकथा का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, याद रखना। भारत अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप जीत चुका है? तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे पहली बार। और दूसरा वर्ल्ड कप हम कब जीते? 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो प्रावधान है ये भी अमेरिका देश के संविधान से ही लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का वर्णन है? तो अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष और वोट करने की जो न्यूनतम आयु है, वोटर्स की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। पहले वोट डालने की एज जो है ये 21 वर्ष हुआ करती थी। कितनी? 21 वर्ष हुआ करती थी। अभी 18 वर्ष है तो एक संविधान संशोधन किया जाता है, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। और 61वां संविधान संशोधन करके 21 वर्ष से हटाकर आयु कितनी कर दी जाती है? 18 वर्ष कर दी जाती है। बताइए, लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, याद रखना 3 पद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। यदि आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष की आयु पूरा करनी जरूरी है। राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है ये राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत। याद रखना दोस्तों, बिल्कुल क्रम बाय क्रम आपको सारे क्वेश्चन याद करना है, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। याद कर लो, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 60 के तहत। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को देना होगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, किस मेमोरी का डेटा कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद होते ही नष्ट हो जाता है? तो रैम का डेटा। कंप्यूटर यदि लाइट चली जाती है या फिर कंप्यूटर में पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो रैम का डेटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इंटरनेट कनेक्शन की गति किस में मापी जाती है? तो जीबीपीएस में मापी जाती है, ठीक है। गीगाबाइट पर सेकंड में मापी जाती है, ठीक है। और किस में मापी जाती है? तो केबीपीएस में मापी जाती है, ठीक है। और एमबीपीएस में भी मापी जाती है इंटरनेट की स्पीड। ओके, डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस टाइप के मिल रहे हैं। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, शब्द की लंबाई मापी जाती है हमेशा बिट में। बिट का संक्षिप्त नाम क्या है? तो बाइनरी डिजिट इसका संक्षिप्त नाम है।
एक बिट डेटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग किया जाता है। जो कंप्यूटर पुराना हो और संभवतः संतोषजनक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसे कंप्यूटर जो पुराने हो गए हैं और संतोषजनक नहीं हैं उनको लेगेसी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेगेसी सिस्टम कहा जाता है। लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मेमन ने, और लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और फेसबुक की शुरुआत हुई थी 2004 से। फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग। और एमएमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा यानी कि मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन में मैकेनिकल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। जो अनुदेश यानी कि इंस्ट्रक्शन आसानी से समझा जा सके उसको यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। याद रखना, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो आसानी से समझे जा सकें, यूज़र फ्रेंडली। बेसिक भाषा जो कि एक कंप्यूटर की भाषा है, इसका प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को लिखने में। बेसिक जो लैंग्वेज है कंप्यूटर की, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कूपर ने। ठीक है दोस्तों, मोटोरोला कंपनी की अपनी टीम के साथ में मार्टिन कूपर ने सन 1973 में पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था और उसका वजन 2 किलो का था। ठीक है, ट्रोजन एक खालिस्तान का प्रकार है, तो मालवेयर सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है ट्रोजन। ठीक है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? तो बायोस जो है ये कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच करता है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और जंक ईमेल को कहते हैं स्पैम। याद रखना, एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करना या उसकी प्रतियां बनाना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि सॉफ्टवेयर की चोरी कहलाता है यदि आप किसी प्रोग्राम को डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, बिना पेमेंट के, और उसकी कई कॉपियां बना रहे हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून के अंदर। राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो पूना के पास खड़गवासला में स्थित है। सन 1954 में भारत चाइना समझौता हुआ, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो पुस्तक है इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, राइटर कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो टेनिस शब्द में प्रयोग होता है। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? मणिपुर का लोक नृत्य है। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में। ठीक है, और भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और पूछा जाए कि भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? नियमित शब्द जुड़ जाता है, तो नियमित जनगणना हुई थी 1881 में, और जो पहली नियमित जनगणना हुई थी ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ओके, हम बात करें कि वर्ष 2011 में हुई जनगणना भारत के कौन से क्रम की जनगणना थी? तो जो 2011 में जनगणना हुई है ये 15वीं जनगणना थी। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया? तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधों में भी जीवन होता है। ओके, और हम बात करें कि महात्मा गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो गुणसूत्रों की यदि हम बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, जोड़ों में पूछा जाए तो 23 जोड़े और टोटल 46 होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। देखिए दोस्तों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 8 अगस्त को शुरू किया गया था। अगस्त महीने में शुरू किया गया था ना, इसलिए इसको अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो एक नारा है, क्विट इंडिया ये अलग है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन अलग है और भारत छोड़ो नारा अलग है। यदि नारा पूछा जाए किसने दिया था तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं
और यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही आपको पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को पता होगा फ्री एजुकेशन के जो बहादुर सर हैं, ये छात्र हित में मेहनत करते हैं। बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है। मैं चाहता हूं आप लोग सिलेक्शन लें और अपने माता पिता के सपने पूरे करें। अब बताइए, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। भांगड़ा नागल बांध की जो ऊंचाई है 740 फीट है और सतलुज नदी पर पंजाब राज्य में ये बनाया गया है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? तो 855 फीट इसकी ऊंचाई है। और टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर बना है। एक्चुअल में टिहरी बांध जो है ये भागीरथी और भीलंगाना दो नदियों के संगम पर बना हुआ है। और किस राज्य में? तो उत्तराखंड के टिहरी जिले में ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने दी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी है अकबर द्वितीय ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी। कब? 1828 ईस्वी में। अब बताइए कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, याद रखना, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर ने भेजा था। ठीक है, अकबर द्वितीय ने भेजा था, या फिर इसको अकबर साहब भी कहा जाता था। अमेरिका ने जापान पर पहला परमाणु बम कब और कहां गिराया था? तो पहला परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, और जापान के हिरोशिमा में। कहां पर? जापान के हिरोशिमा शहर में गिराया था। ठीक है, और अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु बम गिराया था 9 अगस्त को, और जापान के नागासाकी में। ठीक है, अमेरिका के द्वारा जापान के जो हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, और जो जापान के नागासाकी शहर पर बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। दोनों याद रखना है कि जो पहला बम है लिटिल बॉय ये हिरोशिमा पर गिराया गया था, और जो दूसरा बम था फैट मैन ये नागासाकी शहर पर गिराया गया था। नेक्स्ट है, हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों पर स्थित हैं? तो होन्शू और क्यूशू द्वीप पर। याद रखना, जापान का जो हिरोशिमा शहर है ये जापान के होन्शू द्वीप पर स्थित है, और नागासाकी शहर जो है ये क्यूशू द्वीप पर स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प सभी को पता होगा कमल है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रीय पुष्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो कमल है इसका वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा। क्या नाम है? निलंबो न्यूसीफेरा। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया? बांग्लादेश के खिलाफ। सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है? प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम है। सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का पहला दोहरा शतक मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में लगाया? दुनिया का पहला दोहरा अर्धशतक लगाया सचिन तेंदुलकर ने, और मध्य प्रदेश के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। और ये जो कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। याद रखना, कैप्टन रूप सिंह की हम बात करेंगे तो आप लोगों ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र का नाम तो सुना ही होगा। तो मेजर ध्यानचंद्र जो है के भाई हैं कैप्टन रूप सिंह, याद रखना। ओके, सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ में लगाया था? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ में लगाया था। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है, और किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में यदि आर्थिक संकट की स्थिति बन जाए तो वित्तीय आपात लगाता है? तो वित्तीय आपात का प्रावधान अनुच्छेद 360 में किया गया है। किसी राज्य में कितने समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति शासन एक बार में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित करके 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, और ऐसा एक बार हुआ था। कब हुआ था? इंदिरा गांधी के शासनकाल में।
एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव में स्थित है और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था। ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो देविका रानी के लिए दिया गया था। ओके, हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश जो है अपना देश भारत है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। सबसे ज़्यादा डाकघर वाला देश अपना देश भारत ही है। ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा विश्व के कुल ऊन उत्पादन का कितना भाग उत्पादित किया जाता है? तो टोटल जितना वर्ल्ड में उत्पादित होता है उसका 1/3 केवल ऑस्ट्रेलिया ही उत्पादित करता है। किस जाति की भेड़ सर्वोत्तम ऊन की प्राप्ति होती है? तो जो मेरिनो जाति की भेड़ है, ठीक है, मेरिनो जाति की भेड़, इससे सबसे ज़्यादा ऊन की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिनो जाति की भेड़ सर्वाधिक किस देश में पाई जाती है? तो मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा ऊन होता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऊन मिलता है मेरिनो जाति की भेड़ से। तो ये जो भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य यदि पूछा जाए, देश हमने देख लिया ब्राज़ील है, राज्य कौन सा है अपने देश का? कर्नाटका है। यात्रियों की क्षमता के अनुसार विश्व में कौन सा सबसे बड़ा वायुयान है? तो एयरबस A380 ये यात्रियों की क्षमता अनुसार विश्व का सबसे बड़ा वायुयान है। बताइए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है कब? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? शीत अयनांत कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और इसको ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? गौड़ है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ये हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में स्थित है। इसकी लंबाई 70 से 76 किलोमीटर तक है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर यदि पूछा जाए तो कजाकिस्तान का फेडचिंको ग्लेशियर ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ कौन सा है? जो तवांग मठ है, ये भारत का सबसे बड़ा मठ है और विश्व का दूसरा मठ है। तवांग मठ जो है ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में ही स्थित है। अब बताइए, किस मठ को गलदे नामंगे लेहत से कहा जाता है? तवांग मठ को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मठ बता दीजिए। तो जो लिहासा का पोतला महल मठ है ये विश्व का सबसे बड़ा मठ है। थोरियम के सबसे बड़े भंडार किस देश में हैं? भारत के पास में सबसे बड़े भंडार हैं थोरियम के। बताइए, थोरियम विश्व के कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत भारत में होता है? तो विश्व के कुल उत्पादन का 25% तो भारत में ही होता है। थोरियम का सिंबल TH होता है और परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर ये 90 होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला राज्य बिहार। अब बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत ही है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि होती है स्टिपीज और सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर। सबसे छोटी अस्थि जो स्टिपीज होती है ये कहाँ पर होती है? कान में। और सबसे बड़ी अस्थि जो फीमर है ये जांग में होती है। सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी और 1963 से 1967 तक इनका कार्यकाल भी रहा था। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू। और ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला सबसे ज़्यादा होता है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला जो है
ये एंथ्रेसाइट होता है। और कोई कोयला सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला है, ये डिपेंड करता है कि उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वही कोयला बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो जो एंथ्रेसाइट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 90% होती है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? मरियाना की खाई। इसको मरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर की भी सबसे गहरी खाई है। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा ट्रेंच, ठीक है। और जावा जो ट्रेंच है इसको सुंडा ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की पहली रेलगाड़ी 27 सितंबर 1825 को चलाई गई थी। और कहां से कहां तक? तो लंदन के डार्लिंगटन से स्कॉटलैंड तक चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। और भारत में पहली रेलगाड़ी मुंबई से थाड़े के बीच में चलाई गई थी, 34 किलोमीटर चली थी। और इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। बताइए भारत में पहली रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किसको दिया जाता है या किसके शासनकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 1925 में। 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चली थी भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक से चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन था। बताइए भारत का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग कहां पर बनाया गया? तो मुंबई से कुर्ला के मध्य में बनाया गया। मैंने बताया कि पहली जो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी है वो मुंबई से कुर्ला के बीच में चली थी, ठीक है। तो पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग ये मुंबई से कुर्ला के बीच में ही बनाया गया होगा। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब आरंभ करी गई थी? 1984 में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ करी गई थी? कोलकाता में। किस शहर को यूनेस्को के द्वारा भारत का प्रथम विश्व धरोहर शहर का टैग प्राप्त हुआ? अहमदाबाद को। आप बताइए विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो एस भंडारनायके जो हैं ये किसी देश में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। एस भंडारनायके किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? श्रीलंका की। और एस भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री कब बनती हैं? 1960 में बनती हैं। ओके। इसके बाद विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके पास में है? तो अपने देश की जो इंदिरा गांधी हैं जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में, इनको विश्व की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। यानी कि एस भंडारनायके बनी थी पहली बार श्रीलंका की और दूसरी बार इंदिरा गांधी बन जाती हैं भारत की। भारत में अब बताइए कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स सिक्की ने 1780 में। जेम्स सिक्की के द्वारा शुरू किए गए भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। बताइए भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट कहाँ से प्रकाशित होता है? कलकत्ता से। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है, जिसकी आर्म्स यानी कि भुजा, ठीक है। तो जिसकी आर्म्स स्ट्रांग होगी, ठीक है, स्ट्रांग होगी, वही तो चंद्रमा पर पहला कदम रखेगा। 20 जुलाई 1969 को पहला कदम रखा नील आर्मस्ट्रांग ने। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग ये अमेरिका के थे। चंद्रमा पर आदमी भेजने वाला प्रथम देश ये अमेरिका ही है, इसने नील आर्मस्ट्रांग को भेजा था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम अंतरिक्षयान ये लूना 10 है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम इंसान यूरी गागरिन है। कौन है? यूरी गागरिन। 12 अप्रैल 1961 को ये गए थे। और यूरी गागरिन की बात करेंगे, किस देश के हैं? रूस के। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला यदि पूछी जाए तो वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी कहाँ की थी? रूस की। 1963 में गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा अपने देश के 1984 में गए थे। और प्रथम भारतीय महिला जो कि अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला 1997 में ये गई थी। बताइए अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम स्पेस डॉग, ठीक है, कौन है? लाइका नाम की कुतिया। और ये जो कुतिया है इसको रूस के द्वारा 1957 में स्पुतनिक सेकंड अंतरिक्ष यान से भेजा गया था। महात्मा गांधी जी की समाधि बता दीजिए कहाँ पर है? राजघाट में है और दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है किशन घाट।
चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल का नाम है। हम बात करें नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कब करी थी? 30 जनवरी 1948 को। और किसकी पुण्यतिथि पर हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी जी की जयंती पुण्यतिथि पर, ठीक है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए थे? 9 जनवरी 1915 को। भारत सरकार के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को ही मनाया जाता है, ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 2003 से करी गई थी। महात्मा गांधी जी की राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई। भारत का ग्लैडस्टेन कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, भारत का ग्लैडस्टेन कहा जाता है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। एक दूसरे ने दोनों को उपाधियां दे दी। अब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह कब किया था? तो 1906 में किया था, ओके। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसोफियंस है। और तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो जो मेरुरज्जा है, जो मेडुला ऑब्लोगेंडा है, ये क्या करता है? आंतरिक अंगों की गतिविधियों को कंट्रोल करता है, जैसे दिल का धड़कना, सांस का लेना, पलक का झपकना, ठीक है, आदि को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोगेंडा। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और जो किडनी होती है, इसका वजन कितना होता है? 150 ग्राम का होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है। और जो व्हाइट ब्लड सेल हैं, इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। जो लार है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित होता है? तो विटामिन ए जो है ये लीवर में स्टोर होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम है? उड़ीसा राज्य प्रथम है। कोयला के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा भंडार तो झारखंड में है, ठीक है। लेकिन कोयला उत्पादन में भारत का जो प्रथम राज्य है ये उड़ीसा है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के आसनसोल में स्थापित किया गया था 1874 में। आधुनिक औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है लौह अयस्क को, याद रखना। और राजस्थान में स्थित है खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर, ठीक है। ये जो हैं ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं। मैग्नीज उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश अग्रणी है मैंगनीज के उत्पादन में। हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना में हीरा की खानें हैं। पन्ना पूरे वर्ल्ड में फेमस है हीरा के उत्पादन में। कोहिनूर का हीरा कहाँ से निकाला गया था? तो ये तेलंगाना के गोलकोंडा से निकाला गया था, याद रखना। इस क्वेश्चन में आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए, ये पूछा ही जाता है। सोना उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? कर्नाटक का। कालीहांडी और कोरापुट की खानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। टिन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये अग्रणी है टिन के उत्पादन में। बताइए यूरेनियम उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? झारखंड। भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए बनाए गए भारतीय खनन ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? नागपुर में। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। अंडमान और निकोबार समूह लगभग कितने द्वीपों से मिलकर बना है? तो 572 द्वीपों से मिलकर बना है अंडमान और निकोबार। बताइए अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अंडमान में। प्रसिद्ध सेल्युलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अंडमान में स्थित है सेल्युलर जेल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रॉस द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नील द्वीप का नया नाम हो गया है शहीद द्वीप। स्वराज द्वीप का नया नाम हो गया है हैवलॉक द्वीप।
हम बात करें दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है, तो दक्कन पास है। कौन सा पास है? दक्कन पास। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा। ठीक है, कहाँ पर? लद्दाख में। और खारदुंगला, देवसांगला, चांगला दर्रा कहाँ पर स्थित हैं? ये भी लद्दाख में स्थित हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? तो जास्कर श्रेणी में स्थित है। हम बात करें काराकोरम दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? तो ये पीओके और चाइना को जोड़ता है। कश्मीर घाटी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जदल्ला, बनिहाल दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट है सिंधु नदी के द्वारा किस दर्रे का निर्माण हुआ है? जोजिला दर्रे का। नेक्स्ट है जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में। सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। भारत में सतलुज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो जो सतलुज नदी है ये सिपकीले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। शिमला को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकीला दर्रा। रोहतांग दर्रा भारत से किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। मनाली और लेह को आपस में कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। बताइए रोहतांग दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है? रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल के मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो हिमाचल के मंडी को लेह से जोड़ने वाला दर्रा जो है ये बाणालाचा दर्रा है। बाणालाचा दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में। लिपुलेख, नीति और माना दर्रा ये तीन दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम को चुम्बी घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा। जयलेपला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम को भूटान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? जयलेपला दर्रा। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। डिफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जोड़ता है। हम बात करें तुजू दर्रे का संबंध भारत के किस राज्य से है? मणिपुर से। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ में धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। किसने? हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है ये संविधान के साथ में धोखा है। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ पर है? मुंबई में है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का जनक किसको माना जाता है? हेनीमैन के लिए माना जाता है। हम बात करें किसी जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? नेक्रोसिस कहा जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में। और इसकी स्थापना की गई थी 28 अक्टूबर 1969 को। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीजों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो जो हमारे गले में कंठ होता है इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्या? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। कंठ वायुमार्ग का एक भाग होने के साथ ध्वनि उत्पादन का कार्य करता है, इसलिए इसे स्वरतंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में टेटुआ कहते हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ में अपने शहर का नाम लिखें, अपना नाम लिखें। मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरे जो छात्र हैं मुझे भारत के किस किस कोने से देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। बताइए कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? तो जो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं हैं ये पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। बताइए शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा खालिस्तान की कारण बनता है। यदि अपने शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ जाती है तो अपन को क्या हो जाएगी? पथरी हो जाएगी। ठीक है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत बीमारी। ओके। नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है?
48 घंटे के अंदर बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिलस कैलमेट गोयरन जो है ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंखों के रंग कौन निर्धारित करता है? तो आइरिस करता है। ठीक है, इसको हिंदी में परितारिका कहा जाता है। हम बात करें कि किस गैस को अजनबी गैस कहा जाता है? दोस्तों अजनबी गैस जीनोन गैस को कहा जाता है, और इस गैस को अज्ञात गैस भी कहा जाता है, अजनबी गैस भी कहा जाता है, और स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। इसका जो रासायनिक प्रतीक है Xc होता है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 54। जो हमें जवाएं आती हैं इनको उबासी लेना भी कहा जाता है। ये क्यों आती हैं? तो फेफड़ों में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो फिर हमें जवाएं यानी कि उबासी आने लगती हैं। और दोस्तों याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, और आप लोगों को पता है कि मैं छात्रहित में केवल इम्पोर्टेंट कंटेंट को ही पढ़ाता हूं, वही क्वेश्चन पढ़ाता हूं जो एग्जाम में कई बार आ चुके हैं या फिर उनके की आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। वह हार्मोन कौन सा है जो मानव शरीर में रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा रिलीज होता है, और इसका प्रयोग रक्तचाप को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कौन सा ऊतक भोजन को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, और पानी को पौधों के विभिन्न अंगों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। ठीक है, तो फ्लोएम और जाइलम दोनों के कार्य आपको जरूर याद होना चाहिए। बताइए, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? शरीर का रासायनिक कारखाना जो है अपने लीवर को यानी कि यकृत को कहा जाता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कौन है? लीवर है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के निचले हिस्से में पाई जाती है। हम बात करें कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज करी थी 1901 में। ठीक है, और RH फैक्टर की भी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने ही करी थी। कब? 1940 में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। हम बात करें रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हीमोपोइसिस कहा जाता है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक, और इसको इंग्लिश में फ्लड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7%। ठीक है, शरीर के वजन का 7% होती है। मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। हम बात करें कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो आधा लीटर कम होता है महिलाओं में। ठीक है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ब्लड डायलिसिस कहते हैं खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। ठीक है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। और जो ब्लड प्रेशर यानी कि रुधिर दबाव है किस यंत्र से मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं ब्लड प्रेशर को। हम बात करें कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmGH। और मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। और रक्त का लाल रंग जो है ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता? तो देखिए दोस्तों, शरीर के भीतर अपनी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, यदि बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जम जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारी बॉडी में एक हेपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ठीक है, और एक और प्रोटीन होता है, जैसे ही आपको चोट लगती है और खून निकलता है और ब्लड बाहर आता है तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। भगवान ने गजब की मशीन बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? अब विटामिन की हम बात कर रहे हैं।
यदि विटामिन के की आपको कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं जमेगा। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? अब हम तत्व की बात कर रहे हैं तो कैल्शियम तत्व की मुख्य भूमिका होती है रक्त के जमने में। ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं उन्हीं क्वेश्चन को लाता हूं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है? 60% प्लाज्मा पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और आरबीसी का निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, आरबीसी नष्ट कहाँ पर होती है? प्लीहा में। एक फैक्ट याद रखना है कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण जो है ये यकृत यानी कि लीवर में होता है, ठीक है। और आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? चूंकि आरबीसी नष्ट होती हैं प्लीहा में और प्लीहा को स्प्लीन ही कहा जाता है, तो जहां पर नष्ट होती हैं उसी को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। हम बात करें कि इटाई रोग के शरीर के किस तत्व की अधिकता से होता है, तो कैडमियम की यदि अधिकता हो जाए तो इटाई रोग हो जाता है। कैडमियम का सिंबल CD होता है, ऑटोमिक नंबर 48 होता है। और फ्रेडरिक स्ट्रोमेयर ने 1817 में कैडमियम तत्व की खोज करी थी। कैडमियम ई कचरे और औद्योगिक कचरे में पाया जाने वाला बेहद ही नुकसान पहुंचाने वाला तत्व है और कैडमियम से ही इटाई रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? शरीर की अस्थियों और जोड़ों में भयानक दर्द होता है। हम बात करें कि किस मिश्र धातु का प्रयोग हवाई जहाज के डैने यानी कि जो हवाई जहाज के पंख होते हैं इनको डैने कहा जाता है, और डैने बनाने में डेल्टा मेटल का प्रयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल का संगठन कितना होता है? इसमें कॉपर होता है 60%, जिंक होता है 38% और 2% लोहा भी होता है। जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने और वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने? इवानोवस्की ने। हम बात करें कि अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा किस टेस्ट के द्वारा पता की जाती है? हमारी बोन्स में कितना कैल्शियम है, इसके लिए BMD टेस्ट किया जाता है। BMD यानी कि बोन मिनरल डेंसिटी। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? तो गतिज ऊर्जा का संवहन करता है नदी में बहता हुआ जल। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। इम्यूनोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? तो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। इम्यूनोलॉजी हिंदी में प्रतिरक्षा विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सभी प्राणियों के प्रतिरक्षा तंत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। और चेचक के टीके का आविष्कार भी किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अब बताइए, लंगर या फिर पंगत प्रथा की शुरुआत किस सिख गुरु ने करी थी? तो गुरु नानक देव ने लंगर या पंगत प्रथा की शुरुआत करी थी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है। और भारत सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है और भारत में सबसे अधिक 43% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, इसी को कछारी मिट्टी कहा जाता है। और एक और फैक्ट याद रखो कि मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमने GK GS के बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में आसान भाषा में डिस्कस किया और क्रम से डिस्कस किया। एक फैक्ट से दूसरा फैक्ट जो था वो रिलेट था। इससे क्या होता है? आपको याद करने में आसानी होती है। इसी प्रकार से बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट पढ़ना है, बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज साइंस को कवर करना है, तो हमारी दोनों ई बुक को आप बाय कर लीजिए। ई बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। बार बार बोलता हूं कि मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपके व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में एक बार इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर आप देखिए कि मैं और भी मेहनत करके और भी बेहतरीन कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सबसे बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट देखने के लिए साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। इसी प्रकार से GK GS और ऑल सब्जेक्ट पर हम मैराथन वीडियो बनाते रहते हैं, तो हमारे सभी मैराथन वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, या फिर अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर 3 बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों। राम राम, दुआ सलाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने माता पिता सभी का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम।